बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर जो था आप लोगों का वो आपकी अहम ज़ला की डेरिवेशन पे था। अब ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करेंगे पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, और उसी के साथ हम फिर बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं खसूस में तो खसूस सेमीकंडक्टर हो गया या सुपर कंडक्टर हो गया, इनको भी इतनी डिटेल में तो नहीं लेकिन जो आपके लेवल का कोर्स है उसके मुताबिक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आता हूँ। इसका नाम है पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट कि पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या चीज़ है, किस तरीके से है, इसकी बात करूँगा। अब इसको बड़े ध्यान से समझना कि एक होती है मैकेनिकल पावर। हमने जो पहले स्टडी की अपने लास्ट सेमेस्टर में, वहां भी हमने पावर पढ़ी। वो जो पावर थी मतलब तो एक ही है, मतलब एक ही है कि पावर क्या है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क है, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम ही है। लेकिन वो मैकेनिकल वर्क है, वो किसी मोटर का वर्क है, वो उसकी पावर है। अब यहाँ जो होगी, यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट की पावर की बात करेंगे कि यहाँ एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर का क्या रिलेशन होगा उसकी बात करेंगे। और लाजमी बात है, जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपके पास जो लफ्ज हम लोग पावर यूज करते हैं, ये आपके पास इन द टर्म्स ऑफ बैटरी क्या आएगा, कि यानी जो हम लोग डीसी सोर्स जो यूज करें ये उसकी टर्म में आता है। किस तरीके से? क्योंकि जब भी हम लोग बात बैटरी की करते हैं तो हम लोग बात करंट की करेंगे। तो इसमें एक कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा कि ये जो बैटरी होती है आपकी, याद रखिएगा, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई नहीं करती सर्किट को, यानी सर्किट में इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कभी बैटरी नहीं करती। हमारा एक कंसेप्ट है कि बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती है, नहीं, ये कंसेप्ट नहीं होता। याद रखिएगा, बैटरी कभी भी इलेक्ट्रॉन को सर्किट में सप्लाई नहीं करती, बल्कि बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी सिर्फ उस सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट होती है वो क्या करती है, वो एक फोर्स एक्सर्ट करती है उन इलेक्ट्रॉन्स पे जो ऑलरेडी पहले से आपके सर्किट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उस मटेरियल उस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या वो जो आप एलिमेंट जो आप यूज कर रहे हो दरम्यान में, लोड जिसको हम तौर पे कहते हैं, उसके अंदर जो होते हैं उन पे जस्ट फोर्स एक्सर्ट करने के लिए अप्लाई की जाती है। इसलिए बैटरी याद रखिएगा कभी भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं करती होती सर्किट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा बता। अच्छा, अब जब भी हम लोग पावर की बात करें तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर ही को डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ भी हमारा जो मेन जो इम्पोर्टेंट हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि हमें ऐसी डिवाइस चाहिए या हम लोग इस तरीके से सर्किट को ऐसा डेवलप करें कि जिसके अंदर वर्क करने की एबिलिटी पर सेकेंड कि जितनी ज्यादा होगी उतनी उसकी इलेक्ट्रिकल पावर अच्छी होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से आप लोगों ने मैकेनिकल पावर पढ़ी कि जी एक मोटर है उसकी पावर 1 हॉर्स पावर है जी, इसी तरीके से और मोटर है वो उसकी पावर 2 हॉर्स पावर है, वो 2 हॉर्स पावर की है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 हॉर्स पावर की जो मोटर है वो ज्यादा एफिशिएंट है, वो जल्दी काम करेगी पर सेकंड, उसका वर्क डन पर यूनिट टाइम ज्यादा है।
बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग अगर यहाँ बात करें, लेकिन जब भी हम लोग किसी भी सर्किट में बात करते हैं तो आपको पता है कि सर्किट में हमेशा हम लोग बात पोटेंशियल डिफरेंस की करते होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग कोई पोटेंशियल डिफरेंस वहां क्रिएट करवाएंगे तो ही हम लोग क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे कि जी चाहे वो लोअर से हायर की तरफ हो या हायर टू लोअर हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास लाजमी होना चाहिए, तभी आप लोग कहते हो कि करंट का फ्लो इसके अंदर हो सकता है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और उसके दो पॉइंट्स हैं जिनका, जैसे जी आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसके ये दो पॉइंट्स हैं। एक इन पॉइंट्स को बाद का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो मतलब कि पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो करते हैं, वो इनको नॉइड्स भी कहते होते हैं। याद रखिएगा, इनको NOIDS भी कहते हैं, नॉइड्स भी कहते हैं। नॉइड्स में आपके पास वो दो पॉइंट्स, दो टर्मिनल जिनको आप लोग कहते हो, इनको वो ये भी कहती हैं। अब हमारे पास क्या है कि ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास। अब एक का पोटेंशियल हायर है और दूसरे का पोटेंशियल क्या है, लोअर है। एक हायर पोटेंशियल है, एक हमारे पास क्या है, लोअर पोटेंशियल है। मैं अज्यूम करता हूं कि ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। अब इस ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो वी ए है और इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी है। लाजिम बात है, जब हम लोग बात करते हैं हायर टू लोअर की, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपका ए पॉइंट है उसका पोटेंशियल आपका हायर है और बी पॉइंट का पोटेंशियल आपका लोअर है। तो हायर से लोअर की तरफ बात कर रहे हो। इसमें हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है ये आम तौर पे होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये आम तौर पे हम लोग पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको आप लोग कहते हो, वो आपके पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। अब अगर आपको अपना पुराना कंसेप्ट याद हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो हमने कहा था कि हमें एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए कोई वर्क करना पड़ता है, और वो जो वर्क होता है वो उसके अंदर स्टोर्ड हो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। या मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर ये कोई भी एक पॉइंट है तो इस पॉइंट पे इसकी अपनी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाओ तो वहां भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये कहूँ कि ये जो ए पॉइंट है इसमें मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो मैं यहीं से वर्क डन निकालता हूँ। तो मैं कहता हूँ इस ए पॉइंट पे, मैं इस ए की बात कर रहा हूँ, ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मेरी Q इंटू वी ए है। यहां से वर्क डन मैंने निकाला। इसी तरीके से ये जो बी पॉइंट है, यहां मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, Q इंटू वी बी कह रहे तो, जिसका आप डेल्टा यू कहते हो। अब मैं ये कहता हूं कि जी क्योंकि मैंने कहा ए पॉइंट पे हायर पोटेंशियल है आपका, बी पॉइंट पे लोअर पोटेंशियल है, अगर मैं ये कहूं कि यहां आपके पास 100 वोल्ट है ये, या इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे 100 जूल है और इस पॉइंट पे 70 जूल है, क्योंकि ये हायर पे है, ये लोअर पे पॉइंट है। अब आपने यहां से यहां आना है, तो आपके पास टोटल कितने हैं, 100, लेकिन आपको अटेन कितना करना है, 70। तो आप लोग जब यहां से इधर आओगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा इसमें से, तो 100 में से 70 निकाले तो हमारे पास कितना जूल आ गया, 30 जूल आ गए। तो इसका मतलब है ये जो 30 जूल या ये जो एनर्जी होगी इसकी, ये आपके पास इन दी टर्म्स ऑफ क्या आ जाएगी, ये वर्क डन बच जाएगी आपके पास। यानी ये तो उसमें कंज्यूम हो गई इन द टर्म ऑफ बी ए कि ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, 100 से 70 यानी 100 से 70 वैल्यू तो उसने अटेन कर ली, लेकिन जो बाकी उसके पास 30 होगा पोटेंशियल, वो कहां चला जाएगा, वो इन द टर्म ऑफ एनर्जी चला जाएगा, कि वो इन द टर्म ऑफ वर्क डन चला जाएगा, कितना, 30 जूल हो जाएगा वर्क। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी आप लोग क्या करते हो कि जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जब भी आओगे, या आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ अगर आओगे या लोअर पॉइंट की तरफ आओगे, तो हमने क्या करना है, चार्ज को मूव करना है।
तो चार्ज को हम लोग अगर मूव करते हैं तो हमें क्या होता है, उस पर वर्क डन की जरूरत होती है। और हमें ये भी पता है कि अगर मैं इसको यहां से यहां तक मूव करना चाहूंगा तो मैं एकदम तो मूव नहीं कर सकता, मुझे यहां से यहां तक मूव करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम की जरूरत होगी। यानी अगर मेरे पास कोई मिसाल के तौर पे चार्ज है, अगर मैं उस चार्ज को ए से बी की तरफ लेके भी चला जाऊं, अब आपके जहन में ये आ गया होगा कि ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो आप ये देखो, इसको मैं अगर ये कह दूं कि ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव, तो मुझे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने आसान है। अब कंसेप्ट आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है और उधर नेगेटिव टर्मिनल है। अब आपने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना है, इसको ऐसे ही समझो, क्योंकि आप लोगों ने ये पहले से पढ़, मैं इतनी बेसिक में तो नहीं जा रहा, लेकिन आप लोग ऑलरेडी ये पहले से भी पढ़ते हो कि जब भी हम लोग सर्किट में बात करते हैं तो हम कहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि आपके कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके उस करंट को फ्लो करने के लिए। तो यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हाई पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव पे है, उसने लोअर पोटेंशियल पे जाना है। लेकिन क्योंकि वो पॉजिटिव आगे भी उसका क्या है, लोअर पोटेंशियल, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसने यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा, उसको नीचे से उठा के ऊपर लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा आपकी बैटरी को। तो ये कहने का मतलब है, क्योंकि यहाँ, क्योंकि ये बेशक इसमें कोई शक नहीं, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन है आपका, आपका पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, आपका नेगेटिव चार्ज है, तो उस पे आपको वर्क डन करना पड़ेगा, जो ए से बी तक आपके पास है। मैं सर्किट भी बना दूंगा, फिर आपको खुद और क्लियर हो जाएगा। तो इसको अगर कहूं तो पावर क्या होती है, पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम को कहते हैं, और P इज इक्वल टू W/T इसको कहते हैं। यही होती है आम मैकेनिकल पावर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन 2, यहां से W की वैल्यू उठाता हूं, इसमें पुट कर देता हूं। तो जब मैं इक्वेशन 1 से W जो निकाला मैंने वो W इज इक्वल टू क्यू वी आया, इस क्यू वी को यहां पुट करता हूं। ये पावर W क्यू इंटू वी, टाइम ये टी। तो यहां से अगर देखो, पावर क्यू इंटू टी इकट्ठे हो गए और आपके पास यहाँ वी इकट्ठा आ गया, तो आपके पास पावर क्या हो गई, क्यू बाई टी कहलाता है आई। आई किसको कहते हैं, क्यू बाई टी को। तो यहाँ आपके पास ये होगी आई, ये हो गया वी, तो पावर क्या हो गया आपके पास आई इंटू वी। तो पावर होगी आपके पास आई इंटू वी, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी पावर कहला गई। तो अब इसी पावर को, क्योंकि ये तो आपके पास वो पावर है, तो P इज इक्वल टू आई वी आ गई। ये फार्मूला है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर पावर का। और ये भी याद रखिएगा कि आपका ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी टेलीविजन हो गई, ये भी आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। आपका कंप्यूटर हो गया, ये भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। वॉशिंग मशीन हो गई, ये भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो पावर का हमने रिलेशन निकाल लिया, P इज इक्वल टू आई वी। तो ये आपकी इलेक्ट्रिकल पावर कहलाती है। जब भी हम किसी भी सर्किट में या किसी भी आपकी डिवाइस को ये पावर देते हैं, तो वहां जरूर आगे आपके पास लोड होता है,
तो कोई ना कोई आपके पास हीट का लॉस या एनर्जी का लॉस होता है, और वो किस फॉर्म में होता है उसकी बात भी अभी करता हूं कि आपके पास आम तौर पे अभी हमने कहा कि पावर का जनरल फार्मूला हमारे पास P इज इक्वल टू आई वी हो गया। तो पहले मैं इसके यूनिट की बात कर देता हूं कि पावर के जो यूनिट हैं वो क्या होते हैं। पावर के यूनिट आम तौर पे हम लोग लिखते हैं वाट। वाट जो होते हैं, याद रखिएगा, ये आपके पास पावर के यूनिट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर में इसको किलोवाट भी कहते हैं। तो अब यहीं से अगर मैं कुछ सर्किट में अपनी बैटरी को कनेक्ट करूं, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो आपके पास ये एक सर्किट है और आपने क्या किया, उसमें एक रेजिस्टेंस लगा दी यहां। आप देखें कि यहां से ये पोटेंशियल V है, इधर करंट इसमें आ गया। तो जब ये यहां इधर आया करंट, यहां से जब गुजरेगा तो लाजमी बात है आगे हर्डल आ रही है, रेजिस्टेंस आ रही है। तो वो क्या करेगी, जो बैटरी ने अपनी एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस की, जिसने इस चार्ज पे या इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाई, इनको यहां से गुजारने में वो थोड़ी बहुत क्या करेगा, कंज्यूम कर देगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो इसको दे देगा, और उसकी पावर क्या हो जाएगी या उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, वो अब क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, और वो कमी के साथ इधर आ जाएगा। अब क्योंकि यहां जब वो पहुंचेगा आपका करंट, तो यहाँ और कम एनर्जी है, तो अब वो क्या करेगा, क्योंकि सर्किट ने तो कंप्लीट होना है, तो ये क्या करेगी, बैटरी उस पर और वर्क करेगी और उसको यहाँ से उठाएगी और फिर उसको इस सर्किट में दौड़ाना शुरू कर देगी। लेकिन ये हमारा जनरल कंसेप्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसका काम क्या है, बैटरी का जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स पे, वो प्रोवाइड करना होता है। तो खैर, क्योंकि अब मैं इधर रेजिस्टेंस लगा रहा हूं, अब मेरी पावर की इक्वेशन ये नहीं होगी जो मैंने लिखी। जब हम रेजिस्टेंस को ही कनेक्ट करते हैं सर्किट में, तो याद रखिएगा पावर क्या हो जाती है, P इज इक्वल टू आई वी। वैसे है, अब हमने रेजिस्टेंस लगाई, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, और हमें ये भी पता है कि I इज इक्वल टू V बाय आर भी होता है। तो अगर हम लोग यही दोनों चीजें यहाँ पुट करें, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों पावर्स हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन ये कब आएंगी, ये इक्वेशन उसी वक्त यूज होगी जब हम किसी रेजिस्टेंस की बात करेंगे। अगर आप रेजिस्टेंस की बात नहीं करोगे, तो आप जस्ट जो होगी पावर, वो P इज इक्वल टू आई ही यूज करोगे। और यहीं से अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूं, तो मैं वर्क डन भी निकाल सकता हूं, क्योंकि हमें पता है पावर क्या कहलाती है, पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो मैं अगर वर्क डन निकालूं यानी एनर्जी निकालूं दूसरे लफ्जों में, तो पावर इनटू टाइम आ गया। तो पावर के यूनिट अभी हमने कहा वाट, टाइम के यूनिट सेकेंड, लेकिन अगर मैं किलोवाट में हूं तो ये देखो के वाट मैंने लिख दिया, और इधर आवर, और ये वर्क डन। तो वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं, ये एनर्जी सप्लाइड होती है, ये एनर्जी होती है कि जब ये एनर्जी कंज्यूम होती है, आप लोग ये भी समझ सकते हो। या जब कोई पंखा चलता है आपके सर्किट के अंदर, जब कोई टेलीविजन चलती है, जब कोई मोटर वगैरह चलती है, जब कोई हीटर चलता है, तो उस वक्त इतनी एनर्जी उसको चाहिए होती है ऑपरेट होने के लिए, या वो कंज्यूम करता है, वो आगे डिसिपेट करता है आपका सर्किट उसको वर्क करने के लिए। तो यहाँ से किलोवाट और आर जो हैं ये आपके पास आ जाएंगे, और ये आपके पास एनर्जी आ जाएंगे। और अगर मैं ये तो मैंने इनको उसमें लिखा इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स में, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, W इज इक्वल टू पावर, पावर अभी हमने निकाली आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर, आपकी अपनी मर्जी। तो ये देखो आई स्क्वायर आर और टाइम टी हो गया, तो आप इसको इन द टर्म ऑफ वी स्क्वायर भी लिख सकते हो, और W इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो आपकी एनर्जी है, ये जो हमने निकाली, ये
ये आप एनर्जी इन द टर्म ऑफ वी स्क्वायर आर इंटू टी भी लिख सकते हो और आई स्क्वायर आर इंटू टी भी लिख सकते हो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है इन इक्वेशंस में, मैं उसकी बात करूंगा कि ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं, आप इसको कहाँ यूज करते हो, उसकी बात करने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एनर्जी जो है अभी किलोवाट और आर लिख दी, आप इसकी कन्वर्जन भी कर सकते हो अपनी इस एनर्जी की कि 1 किलोवाट आवर जो है वो कितने जाउल के बराबर होता है। तो आप अपनी छोटी क्लासेस में इस कंसेप्ट को ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जो 1 किलोवाट आवर होता है वो 3.6 इंटू 10 की रेस पावर 6 जाउल के बराबर होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी हमने लिखा एनर्जी और इधर पावर मैंने लिखी, तो वाट किलोवाट 1000 वाट हो गया, और सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं आपके पास एक आवर में। तो आपके पास ये कितना आ गया, 3.6 इंटू 10 की रेस पावर 6 वाट इंटू सेकेंड, और वाट सेकेंड क्या होता है, जूल होता है, 3.6 इंटू 10 की 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो इतने जूल के बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट आवर के अंदर इतनी एनर्जी होती है दूसरे लफ्जों में। अब ये भी याद रखना है आपने कि जब भी हम लोग इस पावर की बात करें या इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो हमेशा हमारे पास वहां कन्वर्सेशन ऑफ या कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होती है, यानी हम वहां कन्वर्जन ऑफ एनर्जी करते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का ये मतलब है जैसे मिसाल के तौर पे आपने पंखा चलाया, आपको हवा चाहिए, तो आपने क्या किया, आपने जब फैन चलाया तो उसको कोई एनर्जी दी। अब कौन सी एनर्जी दी आपने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपने उसका स्विच ऑन किया। अब क्या होगा, पंखा चला, जैसे ही पंखा चला तो पंखा खुद तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, वो तो एक मशीन है। तो वो क्या करता है, वो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाके। तो अब मैकेनिकल एनर्जी ने क्या किया, जो रास्ते में हमारी एयर होती है, ये जो पंखा हमें आवाज देता है वो कैसे देता है, ऐसे ही देता है कि वो जो आपने अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, यानी कि दूसरा P इज इक्वल टू आई वी दी, आपने जो पावर दी उसको उसने किसमें कन्वर्ट किया, उसको उसने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। और मैकेनिकल एनर्जी में कैसे किया कि उसने एयर को प्रेस किया, ठीक हो गया। तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर आई, लेकिन उसके साथ साथ लॉस ऑफ एनर्जी भी होता है, यानी आपके पास अगर आप उस पंखे को के ऊपर अगर हाथ लगाओ तो आपको कुछ ना कुछ जो होगा वो हीट एनर्जी भी जा रही होगी। अब वो वहां भी उसकी मोटर के ऊपर भी हो सकती है, या दूसरे लफ्जों में ऐसे भी समझ सकते हो वहां भी हीट एनर्जी आ सकती है कि जब एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी के साथ टकराते हैं, जैसे ही हमारी बॉडी के साथ वो टकराएंगे तो क्या होगा कि ये दोनों आपस में जब टकराएंगे तो फ्रिक्शन पैदा होगी, यानी दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करें तो उससे क्या होगी, हीट एनर्जी मतलब कि आएगी, यानी लॉस ऑफ एनर्जी वहां भी आएगा। यही चीज अगर आपने देखा हो, आप मोटर्स में भी देखते हो, आपने पानी चढ़ाना है अगर, तो आपने मोटर को क्या किया, ऑन किया, मोटर ने क्या किया, जैसी मोटर ऑन हुई तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले उसको दी, पावर दी उसको कुछ ना कुछ। अब क्या हुआ कि मोटर चली, जैसे ही मोटर चली तो मोटर चलने के बाद आपने देखा उसने ऊपर पानी चढ़ाया, तो पानी इलेक्ट्रिकल तो नहीं, वो तो मैकेनिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने किस में किया, उसने वर्क आगे किया, तो हमने उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, पानी ऊपर चढ़ गया। लेकिन क्या ये पानी उतना ही ऊपर चढ़ता है कि जितना हम लोग पीछे से पावर उसको देते हैं, क्या उतनी अमाउंट में जाता है, तो नहीं, कभी भी नहीं, लॉस जरूर होता है। अगर आप लोग उस मोटर को हाथ लगाओ तो आप देखोगे कि वो मोटर गर्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि हीट एनर्जी या लॉस ऑफ एनर्जी जरूर टेक प्लेस होता है। जब भी हम लोग कन्वर्जन ऑफ एनर्जी करते हैं तो वहां लॉस ऑफ एनर्जी जरूर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इनपुट में P इज इक्वल टू आई वी दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट में उस मोटर से क्या कर रहे हैं, mgh ले रहे हैं। तो इसीलिए लाजमी नहीं होता
कि हर एक आप लोग अगर इनपुट अगर सिर्फ आपकी P इज इक्वल टू IV जाए तो आउटपुट में भी आपको IV मिले, नहीं, ऐसा नहीं होता। आउटपुट डिपेंड करता है कि आया आप आउटपुट में क्या कर रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अभी एग्जांपल दी कि हम कुछ पानी चढ़ा रहे हैं मोटर से, तो वहां mgh वर्क डन होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग वहां वही एनर्जी जो है वो कोई आपकी ये जो है कोई हीटर वगैरह चला रहे हो, कोई बल्ब चला रहे हो, तो लाजिम बात है वो तो रास्ते में लोड है। तो इसका मतलब वहां क्या होगा, वहां आई स्क्वायर आर की बात करोगे या वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर की बात करोगे, तो वहां आपकी आउटपुट उसमें चली जाएगी, न कि आपके पास क्या होगी, सिंपल पी इज इक्वल टू आई वी रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी इनपुट पावर जो है वो अगर आई वी है तो आउटपुट पावर लाजमी नहीं होता कि वो आई स्क्वायर आर में आए या वी स्क्वायर बाय आर ही में आए, तो वो लाजमी नहीं होता उस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे कहूं कि यही अगर मैं चलो इसी हीट का, इसी डिसिपेशन का अगर मैं ऐसे कह दूं कि जी आपके पास एक हीटर कह देता हूँ, आपके पास एक हीटर है, तो आया उसकी अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहूँ कि आया ये जो हीट है, अभी हमने ये जो मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि क्या आपकी ये जो हीट है एच जो होती है ये हमने पढ़ा कि जहां भी रेजिस्टेंस रास्ते में आती है तो रास्ते में आपका मतलब इसका मतलब ये है कि हीट एनर्जी जो है वो लॉस होती है आपके पास, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरे लफ्जों में ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हमेशा एच जो होती है ये रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होती है या नहीं, तो इसका जवाब है कि नहीं, लाजमी नहीं है कि आपकी एच जो हीट लॉस हो वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता, अभी इसकी एग्जांपल दे देता हूं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक हीटर है, तो आपने उसको क्या किया, 220 वोल्ट सप्लाई की उस हीटर को, ये उसके अंदर कॉइलें लगी हुई हैं, ये कॉइल है। अब होता ये है कि इसके अंदर से ये तार थोड़ी जल जाती है, जैसे ये तार जलती है यहां से जल जाती है, हम क्या करते हैं इसी तार को, इसकी बाकी तार को यहां से खोल के इसके साथ फिर कनेक्ट कर देते हैं दोबारा। तो अब आप देख सकते हो कि पहले उसकी कितनी लेंथ थी, अब कितनी हुई, तो अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, पहले से डिक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि हमने उसी तार में से क्या किया है, उस तार को थोड़ा सा लंबा करके हमने अपने उस हीटर के, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल हीटर होते हैं उसमें जैसे ही अगर कहीं तार जल जाए तो आप लोग क्या करते हो, उसी कॉइल की जो ऊपर इस तरीके से ऐसे तारें कॉइल में ऐसे होती हैं, इसी में से उस तार को लंबा करके लगा देती है उसमें। तो अब क्या होता है, असल में हम उसकी लेंथ को डिक्रीज कर रहे होते हैं, तो हमने लेंथ को डिक्रीज किया है। तो जब आपके पास लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हमने पढ़ा है कि आर होती है रेजिस्टेंस, अगर आपको याद हो, कांस्टेंट यानी रो लेंथ पर यूनिट एरिया, तो यहां क्या हुआ, लेंथ, तो उसकी लेंथ कम हो गई, तो जब उसकी लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हाई हो जाएगी, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसका मतलब यही है कि लेंथ कम हुई, रेजिस्टेंस बढ़ गई, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आपकी एच क्या हो जाएगी, हीट जो है, जो एनर्जी है आपके पास, अभी हमने रिलेशन पढ़ा उसका, एच इज इक्वल टू आई स्क्र आर, और या एच इज इक्वल टू वी स्क्र बाय आर, तो आप अगर वहां देखोगे तो एच इज इक्वल टू वी बाय अगर आर कहूं तो इसका इसके साथ इनवर्स में रिलेशन है यहाँ। तो अभी देखो रेजिस्टेंस क्या हुई, हाई हुई, तो हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से आप अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो हीट कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होगी, हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, हीट कम हो जाएगी, ये इस तरीके से आपके पास आएगी। तो देन हीट क्या हो जाएगी, उसकी ग्रेटर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस क्या हुई है, वो आपके पास कम हो गई है, लेंथ डिक्रीज हुई है। ये जो मैंने अभी जो बात की है
शायद आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, वो इसलिए कि देखो मैंने ये कहा है अभी कि आपका ये हीटर है, ये उसकी कॉइल है, ये एक एंड इस तरीके से, एक एंड इधर, इधर बाहर आपके शू लगे होते हैं। मैंने ये कहा कि इसमें से हम कहते हैं ये तार जल गई। आपने क्या किया, ये जो बाकी तार है इसको ऐसे खींच के इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि पहले इसकी लेंथ जितनी भी थी, अब लाजिम बात है उसकी लेंथ कम हो जाएगी, तो उसकी लेंथ क्या हो गई, अभी आपको समझा देता हूं। लेंथ उसकी डिक्रीज होगी। जैसे ही लेंथ डिक्रीज होगी तो आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू लो लेंथ पर यूनिट एरिया, तो एल आपकी क्या हुई, डिक्रीज, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लेंथ डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज, तो एच का क्या रिलेशन है, एच आपके पास डिवाइड बाय आर जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एच जो है, ये आर जो है आपकी, ये क्या हो गई, ये आपकी अभी डिक्रीज हुई है, तो एच क्या हो जाएगी, एच इंक्रीज कर जाएगी, ज्यादा हीट उसमें से लॉस होगी। तो जब ज्यादा हीट आएगी तो फिर लाजिम बात है जैसे ही आपका हीटर चलेगा थोड़ी देर बाद वो फिर जल जाएगा। आप क्या करोगे, फिर इधर से थोड़ी सी तार और काटोगे, फिर इसको जोड़ोगे, फिर वो आपकी बढ़ेगी, करते करते सारी तार आप खत्म कर दोगे। तो इस तरीके से आपकी एच इंक्रीज हो जाएगी और आपकी आर रेजिस्टेंस उसकी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी उस वक्त। तो ये आपकी, इसका मतलब ये हुआ कि हीट और रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली भी रिलेट करती हैं और इनवर्सली भी रिलेट करती हैं, लेकिन ये किन चीजों पे डिपेंड करती हैं, अब वो मैं मेन चीज आपको बताने जा रहा हूं कि लाजमी नहीं होता कि जहां भी आपके पास ये जो हीट है ये रेजिस्टेंस को डायरेक्ट मतलब डिक्रीज करे या इनवर्स में करे। तो ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वो कैसे डिपेंड करता है कि आपकी सर्किट के अंदर क्वांटिटी कौन सी है, यानी आपकी जो सर्किट के अंदर कंपोनेंट जो जुड़े हैं वो किस तरीके से जुड़े हैं, या जो आपने सोर्स अप्लाई की हुई है वो क्या है। शायद ये भी आपको कंफ्यूजिंग हो। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कि ये सर्किट है, अब यहाँ V पोटेंशियल दे रहा हूं, इधर रेजिस्टेंस R लगी है R, तो अब इधर आई, तो अब यहाँ क्या इक्वेशन होगी, यहाँ आपके पास अगर आपको वो जो हीट H निकालनी है, अगर आपको अगर H निकालनी है, या आपको अगर एनर्जी जिस तरीके से आप कहते हो या पावर निकालनी है आपको, तो ये देखो H इज इक्वल टू, अगर मैं पावर की बात करूं, या H इज इक्वल टू, ये देखो आई स्केयर आर, और एक आपके पास V स्केयर बाय आर आता है, और एक आपके पास आई वी होती है। इसके साथ अगर मैं टाइम लिख दूं तो ज्यादा बेहतर है, फिर मैं उसको उसमें कन्वर्ट एनर्जी की बात कर सकता हूँ, ये एनर्जी। और अगर मैं टाइम इसके साथ नहीं लिखूंगा, ये अगर ना हो, तो ये आपके पास पावर की बात आती है। तो हीट जो होती है वो डायरेक्टली डिपेंड भी करती है, और हीट जो लॉस वगैरह या जो भी है वो आपके पास इनवर्सली भी होती है, डिपेंड अपॉन सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन। अगर तो आपके पास ये सर्किट है तो आप यहाँ आई स्केयर इंटू आर ये भी लगा सकते हो, वी स्केयर बाय आर, ये दोनों इक्वेशन निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ वी भी कांस्टेंट है और यहाँ आपके पास आई भी कांस्टेंट है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सर्किट हो, एक रेजिस्टेंस आर वहां, दूसरी इधर लग गई, तीसरी इधर लग गई, अगर आप ऐसा सर्किट हो जाए, अब कौन सी इक्वेशन लगेगी, तो अब याद रखिएगा आपके पास इसके अंदर कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी है, क्योंकि अब यहाँ चेंज क्या हो रहा है, हर सर्किट में पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है इसका मतलब भी चेंज हो रहा है, तो ये इक्वेशन नहीं लग सकती। अब लाजमी है कि आपने ये इक्वेशन यूज करनी। तो कहने का मतलब सिंपल वे में ये है कि अगर ऐसा सर्किट है जिसमें V कांस्टेंट है, तो आप V स्केयर बाय R से उसको सॉल्व करोगे। अगर ऐसा सर्किट है जिसमें I करंट कांस्टेंट है, तो आप लोग I स्केयर इंटू R से अपने सर्किट को सॉल्व करोगे। यानी जो हीट का रिलेशन लिखोगे वो आप अपने
यानी जितना डिसिपेशन हो रहा होगा दूसरे लॉ में, पावर डिसिपेशन जिसको आप लोग कहते हो, चलो मैं और ज्यादा क्लियर कर देता हूँ, पी डिसिपेशन, वो आप लोग फिर ये इक्वेशन यूज करोगे। तो ये उम्मीद है कि अब जाके ये चीज समझ आ रही हो जो मैं अभी कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि डिपेंड करेगा कि आया आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है या आया आपका करंट कांस्टेंट है, ये उस पे डिपेंड करके आप अपनी इस इक्वेशन को लिखोगे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं हीट जो है लाजमी नहीं है कि वो आर के डायरेक्टली हो, वो इनवर्सली भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये देखना है आपने। फिर हमने यही जो हीट है लाजमी, क्योंकि ये तो यहाँ था, हमने जब गैसेस की बात की, गैसियस स्टेट की बात की, तो हमने वहाँ वाटर की बात की, तो हमने वहाँ कैलोरी की बात की कि जी यही जो हीट है ये कैलोरी में होनी चाहिए। तो एक रिलेशन निकाला गया, आप लोगों ने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 1 कैलोरी जो होती है वो 4.2 आपके पास जूल के बराबर होती है, और इसी को आप लोग क्या कहते हो, ये जूल हीट इफेक्ट कहलाता है, या जाउल हीट इफेक्ट आप लोगों ने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा। जूल हीट इफेक्ट कहलाता है ये, कि जूल हीट इफेक्ट क्या है, कि कोई भी आपके पास एक सर्किट है, उसमें से एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, और उसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस होने की वजह से जो भी उसके अंदर से हीट निकलेगी उसको हम लोग कहते हैं जूल हीट। यानी ये वो हीट है विच इज जनरेटेड ड्यू टू रेजिस्टेंस व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। यानी कोई भी एक सर्किट है, उस सर्किट में क्या है कि ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस रेजिस्टेंस की वजह से जो भी हीट आपकी निकलेगी वहां से जनरेट होगी, तो वो क्या कहलाती है, उसको कहते हैं जूल हीट इफेक्ट या जूल हीटिंग इफेक्ट। आप लोगों ने या जूल हीट इफेक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये वो चीज है। तो जूल हीट क्या है, जूल हीट ये है कि कोई भी आपका ऐसा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, जब उसके अंदर से एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे और आगे उसमें रेजिस्टेंस लगी हो, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से जो भी हीट वहां से निकलेगी उस रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या होती है, ये आपका जूल हीट कहलाती है। तो यानी मेरे कहने का मतलब है, जैसे बल्ब लगा हुआ है आपके सर्किट में, अब एक जगह ऐसा बल्ब है कि जो कि मैं कहता हूँ 6 वाट का बल्ब लगा हुआ है, और एक जगह 10 वाट का है। अब मैं कहता हूँ कितनी पावर दोनों के क्रॉस, और पोटेंशियल में कहता हूँ 220 वोल्ट ही दे रहा हूँ दोनों को। अब मैं कहता हूँ हाँ जी बताओ कितनी उसका क्या नाम है पावर डिसिपेट हो रही है, यानी एनर्जी कितनी निकल रही है। आप क्या कहोगे, P इज इक्वल टू, पोटेंशियल तो दोनों का सेम है, V स्क्वायर बाय R कर लोगे, तो R इज इक्वल टू, तो V स्क्वायर बाय R हो जाएगा, P हो जाएगा। तो अब ये देखो R और P इनवर्स में आ गए, तो देखो पावर 6 वाट, 6 वाट पावर, और 6 वाट आपकी 10 वाट से कम है, तो ये कम होगी, रेजिस्टेंस उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग बात करोगे। तो इसी तरीके से कह रहा हूं, कोई भी एक सर्किट हो, इलेक्ट्रिक करंट पास करे, उसमें कोई रेजिस्टेंस हो, तो वो रेजिस्टेंस क्या करती है, एक हीट जनरेट करेगी। तो वो जो आपके पास हीट जनरेट होगी उस रेजिस्टेंस की वजह से, जब उसके अंदर से करंट फ्लो करता है, तो उसको कहते हैं जूल्स हीट या जाउल्स हीट उसको कहा जाता है। तो ये हो गया आपका ये वाला लेक्चर। तो इसमें अगर किसी भी बेटे बेटी को कोई कंफ्यूजन हो तो ज़रूर पूछना। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आपका दूसरे टॉपिक्स पे होगा।